चेहरे पर अगर दाढ़ी या टोपी देखकर नफरत के मुजाहरे भी किए जाते हैं, जब हमारी बेटियों और बहनों ने हिजाब पहनकर कॉलेज को जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर, अपना हीरो मानता। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जुड़वा भाई 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 बनकर हमको धोखा दे रहे हैं। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। सवाल है, दाढ़ी टोपी के नाम पर वोट बैंक के लिए देश में मुसलमानों को कब तक भड़काया जाता रहेगा? क्या सुबह शाम मुसलमानों में नफरत भरकर ही मुस्लिम वोट मिल सकते हैं? और सवाल यह भी है कि ओवैसी ने क्यों मोदी और राहुल गांधी को जुड़वा भाई तक बता दिया? 2024 के चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वोटिंग की तारीख करीब आ रही है। खुद को मुसलमानों का पैरोकार बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी 24 के सेमीफाइनल में ही मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में कर लेना चाहते हैं। ओवैसी के पास मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने का एक ही हथियार है, मोदी सरकार के खिलाफ मुसलमानों में नफरत फैलाओ। जितना हो सकता है भड़काऊ बयान दो, कांग्रेस के नेताओं को कोसा जाए। जयपुर में ओवैसी ने एक बार फिर से वही मुस्लिम राग अड़ापा। ओवैसी खुल्लम खुल्ला दाढ़ी टोपी हिजाब की बात करते नजर आए और उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को इस देश से सफाया करने का काम हो रहा है। सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति से अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को बिल्कुल ही उनका सफाया करना चाहती है। मैं जानता हूं इस बात से कि आए दिन चाहे राजस्थान हो या हमारे मुल्क की मुख्तलिफ प्रदेश और रियासतें हों, वहां पर मॉब लिंचिंग के वाकयात होते हैं। आप और हम जानते हैं कि चेहरे पर अगर दाढ़ी या टोपी देखकर नफरत के मुजाहरे भी किए जाते हैं। आपकी और हमारी आंखों ने यह भी देखा कि जब हमारी बेटियों और बहनों ने हिजाब पहनकर कॉलेज को जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया। हम ये भी देखते हैं कि कानून बनाए जाते हैं मजहब के नाम पर ताकि हमको हमारे वतन अजीज की शहरियत से महरूम कर दिया जाए। आप सोचिए, ओवैसी कह रहे हैं कि कानून मजहब के नाम पर बनाए जाते हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो सबसे ज्यादा विरोध इन्हीं की ओर से। तो मजहब के नाम पर कौन क्या खेल रहा है ये देश देख रहा है। ओवैसी जानते हैं कि अगर मुसलमान वोट बैंक में सेंध लगानी है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में, तो कांग्रेस को आड़े हाथों लेना होगा। मोदी सरकार के साथ साथ ओवैसी ने कांग्रेस पर भी करारा वार किया और कहा कि कांग्रेस का कोर वोटर भी मोदी को अपना हीरो मानता है। सुनिए। तो मालूम हुआ कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर, अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ, मैं तो पहली मर्तबा राजस्थान में आकर इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो पहले बीजेपी किसकी वजह से जीती? ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर मिली भगत का आरोप भी लगाया और मुसलमानों से कहा कि जुड़वा भाई की तरह मोदी और राहुल उन्हें धोखा दे रहे हैं। सुनिए। कौन मिला हुआ है मोदी के साथ? तो मालूम हुआ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जुड़वा भाई भाई बनकर हमको धोखा दे रहे हैं। शायद कांग्रेस के लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, रात में नींद नहीं आएगी कि ओवैसी ने ऐसा कैसे कह दिया। तो आप सोचिए, एक अलग तरीके का टर्म दे दिया ओवैसी ने कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी जुड़वा भाई, एक पॉलिटिकल टर्म। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि दाढ़ी टोपी खुलेआम कब तक भड़काएंगे भाईजान? मुस्लिम सुबह शाम क्या ऐसे ही मुस्लिम वोट जुड़ेंगे क्या? ओवैसी मुसलमानों को जोड़ेंगे तो वोट किसका कटेगा?
क्योंकि राजस्थान की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। ओवैसी की नई थ्योरी आ गई है, मोदी राहुल जुड़वा भाई, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी स्टूडियो में मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवनिजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, विवेक बंसल जी कांग्रेस पार्टी के नेता, और मोहम्मद फरहान एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फरहान, मैं आपसे शुरू करता हूं। जयपुर में ओवैसी बोल रहे थे, जयपुर में लिंचिंग की बात करते नजर आए, लेकिन उसी राजस्थान में जयपुर से 300-400 किलोमीटर दूर सरतन से जुदा कर दिया गया। उस सरतन से जुदा एक खास नारे के साथ, उस पर नहीं बोला उन्होंने। देखिए, अगर सरतन से जुदा की बात आप करेंगे तो बात फिर आगे भी बढ़ेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता ने जो बयान दिया था, उसके बाद में पूरे देश में जो माहौल बिगड़ा, इसके बारे में भी आप भली भांति परिचित होंगे। और उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई आप भी ये जान रहे हैं अच्छे से। सुनिए फरहान, अगर उधर जाएंगे तो फिर सवालों का जवाब देना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी की उस नेता ने क्या कहा, कैसे कहा, क्यों प्रोवोक किया गया, बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन फरहान, उसके बाद सुनिए, फरहान सुनिए, उसके बाद सार्वजनिक तौर पर वो दिखना बंद हो गई, मुश्किल कर दिया गया कि वो सड़कों पर निकले। और उसके बाद इन सड़कों पर खुलेआम सरतन से जुदा के नारे लगाए गए। और सिर्फ नारे नहीं लगे, कई जगहों पर सरतन से जुदा कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, ये शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक मिनट, तो मैं उधर डिबेट को नहीं ले जाना चाहता हूं। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि हम नफरत नहीं फैला रहे, तो लिंचिंग की बात की तो सरतन से जुदा की बात करनी चाहिए थी। राजस्थान कई बार गए, उदयपुर भी चले जाते तो मानते कि बहुत बड़ी बातचीत हो रही है भाईचारे की। तेजित मत होइए पंडित जी। अभी आपने एक बात कही कि कई जगह सरतन से जुदा हुए। आप बताइए, 3 उदाहरण बता दीजिए, कहां राजस्थान में हुआ कि नहीं हुआ? अरे आप राजस्थान हुआ कि नहीं? राजस्थान में बहुत जगह, राजस्थान में हुआ कि नहीं हुआ? भाई राजस्थान एक हुआ, आपने कहा बहुत से जगह पर सरतन। महाराष्ट्र में हुआ कि नहीं हुआ? बहुत से जगह पर। नहीं, महाराष्ट्र में भी हुआ भाई। एक केवल डीपी लगा दी गई थी, स्टेटस। महाराष्ट्र में किसका हुआ? चलिए वो भी आपको डिटेल दे दूंगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। महाराष्ट्र में भी हुआ है। उमेश कोले। यस, उमेश कोले। सुन लीजिए, ऐसी बातें बैठकर टीवी पे मत किया करिए जिससे देश में धार्मिक उन्माद फैले। कौन फैला रहा है? काम है किसने फैलाया? ना कि उन्माद फैलाना। किसने फैलाया? आप फैला रहे हैं। मैंने क्या फैलाया? सीधा सवाल पूछा तो दिक्कत हो गई। आप फैला रहे हैं। क्या फैलाया? तो सरतन से जुदा नहीं हुआ, सरतन से जुदा नहीं किया गया, इस देश में नारे नहीं लगे। सरतन से जुदा का आधार कौन था, ये भी तो बताइए ना। मतलब जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है मोहम्मद फरहान, जस्टिफाइड है। कुछ इधर बोलोगे? नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि सरतन से जुदा ठीक हुआ। ईटा में अगर नहीं, आप कह रहे हैं ईटा मारेंगे तो कीचड़ जरूर आप पे आके गिरेगा। अगर कीचड़ में ईटा मारेंगे तो कीचड़ आप पे छींट जरूर पड़ेगी। शानदार। किसने मारा? शानदार। किसने मारा? ठीक है, कौन था? नहीं, मतलब आधार था तो आपको हक मिल गया, आप सरतन से जुदा करेंगे, ये जस्टिफाइड है। शिवम त्यागी कह रहे हैं अगर कीचड़ में ईटा मारेंगे। ठीक है, सुनिए ना भाई, सुनिए, मैं आ रहा हूं फरहान। शिवम त्यागी, मोहम्मद फरहान की बातों का क्या ये मैं मतलब मानूं कि सरतन से जुदा ठीक हुआ क्योंकि आधार था इनके पास? मुझे लगता है इस देश में अगर इस तरह की बातों की बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक हिंदुओं को और हिंदू के धर्म को और हिंदुओं के भगवान को कितनी गाली दी जाती है। इन्हीं के जो पार्टी के अध्यक्ष के भाई हैं उन्होंने किस किस तरह की गालियां दी थी और किस किस तरह की चीजें कही थी। और कई सारे केसेस में तो वो जो बरी भी हुए और उसके बाद और भी कुछ ऐसे बयान हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सरतन से जुदा के नारे उधर जायज हैं तो इधर भी ऐसा हो जाना चाहिए क्या? मैं ऐसा नहीं मानता। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। मोहम्मद फरहान और एआईएमआईएम ऐसा कह सकती है, वो ऐसा कह सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता और मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं एक लोकतांत्रिक देश में सरतन से जुदा के नारे की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और जगह है भी नहीं। लेकिन बावजूद उसके अगर आप इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह से लोगों को डराते हैं तो मुझे लगता है एक बार आपको अपनी तरफ भी देखना चाहिए। यहां बयान बहादुर तो सबसे ज्यादा एआईएमआईएम में। आज तक उन्होंने गालियां ही तो दी है, हिंदुओं को गालियां दे देकर ही तो यहां तक पहुंचे हैं। हिंदुओं को गालियां दे देकर ही तो लोगों को डराने का काम किया है। मैं मानता हूं उनको कम से कम इस चीज पर तो देखना चाहिए। और एक और विशेष बात जो आपने शुरुआत में कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के जो वोटर हैं या फिर राहुल गांधी के जो वोटर हैं या फिर बाकी जो लोगों के वोटर हैं वो नरेंद्र मोदी जी को भी वोट करते हैं। वो हीरो है नरेंद्र मोदी जी उनके। नरेंद्र मोदी इस देश और दुनिया में सबके हीरो हैं।
देखिए भैया, एक छोटा सा बच्चा हो, एक बुजुर्ग महिला हो, एक हिंदू महिला हो, मुस्लिम महिला हो, बहनें हो, माताएं हो, बुजुर्ग हो, वो तो सबके हीरो हैं भाई। और हीरो इंसान काम से बनता है, बयानबाजी से नहीं बनता। कहीं पर भी खड़े हुए 2 लाख लोगों में कुछ भी हिंदुओं के खिलाफ बोल दिया और बन गए हीरो। आप भी बन जाइए हीरो, बनने का अधिकार तो आपको भी है ना, लेकिन नहीं बन सकते। दिन रात समाज में आग उगलोगे, माताओं बहनों के लिए काम। शिवम फरहान कुछ कह रहे हैं आपसे, बोलिए फरहान। एक भी टिकट आप ना तो लोकसभा में मुसलमान को देते हैं और ना विधानसभा में। नहीं तो ये हीरो बनने की बात क्या हुई, मुझे तो समझ में नहीं है। हम काम करते हैं ना, हम काम करते हैं, हम काम करते हैं, क्योंकि 3 तलाक हमने हटाया, हम काम करते हैं, यूसीसी की बात हम करते हैं, राम मंदिर की बात हम करते हैं, 370 की बात हम करते हैं, हम काम करते हैं भाई, तभी तो हीरो है। आप कुछ करते नहीं, नफरत फैलाते हो, इसीलिए जीरो हो, और इसीलिए जीरो रहोगे आप ये भी कहिए ना। अरे भाई, इसीलिए जीरो रहोगे। हीरो इंसान काम से बनता है, बयानबाजी से नहीं बनता कि आकर 4 बातें कुछ भी कह दी, सुना दिया, लोगों को डरा दिया, अपने धर्म के लोगों को डरा दिया तो हीरो बन जाओगे। हीरो नहीं बनोगे ऐसे। नहीं शिवम फरहान के सवाल को मैं और सिंप्लीफाई, फरहान मैं आप ही के सवाल को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। फरहान मैं आप ही के सवाल को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। फरहान के कहने का यह मतलब है कि 124 कैंडिडेट्स का आपने ऐलान किया राजस्थान में, एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। वो ये पूछना चाह रहे हैं क्यों नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी जो टिकट देती है वो जीत के आधार पर देती है, और जहां पर भी लगता है, और अभी उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात करें, पिछले दिनों पंचायत चुनाव हुए, उसमें 90 से ज्यादा कैंडिडेट्स को दिया गया। अगर जीतने का आधार मुझे लगता है जाति और धर्म होने लगे तो बात ही क्या है। मैं कहता हूं जीतकर आने वाले व्यक्ति को टिकट दिया ही जाएगा। कौन चाहता है कि वो सीटें हारे? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सीट हारना चाहता है। हम लोकतंत्र में हैं, हमें चुनाव जीतकर आगे सरकारें बनानी है। अगर सरकार बनाने का आधार मुझे लगता है धर्म और जाति होने लगी तो फिर क्या ही बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक बात टिकट देने की है, आप देखिए ना, आप तो खुलेआम कर रहे हैं, आप नाम जो है इस तरीके का रखते हैं, और उसके बाद जो पार्टी की रैली करते हैं उस रैली में भी मैं आगे बढ़ रहा हूं। कम से कम यहां तो डराते ना अपने लोगों को। फरहान, आपने टिकट की बात की, आपके 3 उम्मीदवार हैं, क्या 101% की गारंटी है कि वो मुस्लिम है इसलिए जीत जाएंगे, हाँ या ना? देखिए, हम चुनाव लड़ते हैं हक के लिए, मजबूती के लिए, और क्या नाम है, हारने के लिए हैं गरीबों की आवाज बनने के लिए। हम चुनाव जीतने और हारने के लिए नहीं लड़ते, और ना हम किसी को नहीं। अरे फरहान प्लीज, हम मुस्लिम कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता है भाई। फरहान, कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता है, हीरो बनने के लिए नहीं लड़ते। कोई दुनिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई लीडर चुनाव इससे नहीं लड़ता है कि चलो हार जाएंगे, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए। अपनी बात रखने के लिए वैसे भी बहुत प्लेटफॉर्म है, तो ये मत कहिए कि चुनाव जीतने हारने के लिए नहीं लड़ते हैं। राकेश भाई, अभी शिवम त्यागी जी बोल रहे थे, तो आप उनको बिल्कुल एकदम, आप थे ना बीच में बोलने के लिए। अरे नहीं फरहान, मैंने आप ही की ओर से सवाल को सिंप्लीफाई कर दिया। फरहान सुनिए, नहीं आपको समझ में आता है ना, दिक्कत यह है कि सवाल जो बीजेपी से पूछा जाए आप लोगों को नहीं दिखता है। आपने सिर्फ पूछा मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया, मैंने उसको और सिंप्लीफाई कर दिया, बता दिया कि 124 आपने नाम ऐलान किए, एक भी मुस्लिम को नहीं टिकट दिया, तो वो सवाल आपको नहीं समझ में आता है। दिक्कत यह है, चश्मा उतार के बैठा करिए। चलिए विवेक बंसल जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मोदी जुड़वा भाई है, ये एक नया पॉलिटिकल टर्म है। देखिए, ये बस अनल गलल बयानबाजी से कुछ नहीं होता। आज कहीं ना कहीं ओवैसी जी जो हैं और इनकी AIM पार्टी जो है, ये बौखला रहे हैं, ये अपना अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में पहले भी गए थे, इन्होंने अपने कुछ प्रत्याशी खड़े किए थे, उसमें से कुछ बैठ गए, कुछ ने चुनाव लड़ा। तो आज सबसे पहली तो बात यह है कि जहां तक ये बात है, मैं तो ये कहूंगा कि इसके बरक्स असलियत और वास्तविकता ये है कि बीजेपी और जो ओवैसी जी जो है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज कहीं भी देखिए, बिहार का जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके के प्रत्याशियों ने, जो सरकार नहीं बनने दी कांग्रेस की और जनता दल की, ये इनके प्रत्याशियों ने वहां, ये इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है किसी भी तरीके से कांग्रेस कमजोर हो और अलगाववाद की, जहां भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, ये अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं आप वहां सरकार नहीं बना पाए, डराकर कि ये गुजरात में 13 सीटों पर लड़े, आज मतदाता जो है स्वतंत्र है, ये इनको सब पता चल जाता है। ये अंतर्यामी है ओवैसी जी की, जो राहुल गांधी जी और को वोट देते हैं, वो मोदी जी को भी वोट देते हैं, या तो ईवीएम मशीन में ये घुस गए हैं, या ईवीएम की कोई इनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। ये सोचते हैं कि मतदाता बिल्कुल अनभिज्ञ है,
मूर्ख है, जैसे ये बताएंगे वो उस तरीके की बातों को स्वीकार कर लेगा। मैं आ रहा हूँ फरहान, आऊंगा आपके पास। एक टिप्पणी अवनिजेश जी के ले लो। फरहान आप अपनी बात यहीं से शुरू करिएगा। आज इस देश में राजनीति जोड़ने की होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं कि सिर्फ मुस्लिम करके आप जो राजनीति करने की बात करते हो भाई। अच्छा। इंसानियत की, भाईचारगी की बात करने की बात करो। ठीक। आज लोगों को जोड़ने की बात करो। ये हिंदुस्तान तभी आगे बढ़ेगा, ये भारत तभी एकजुट रहेगा। ठीक है, सभी चाहते हैं विवेक बंसल जी की भारत आगे बढ़े, एकजुट रहे, एक दूसरे वो सभी चाहते हैं। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। बाय टॉकिंग अबाउट विट्रियोलिक एंड कम्युनल सांप्रदायिक राजनीति करके। ठीक है, मैं आ रहा हूं। अवनिजेश जी जो बातें ओवैसी ने कही, हिजाब पहनने से रोका गया, दाढ़ी टोपी देखकर नफरत, लिंचिंग की बात कर दी, लेकिन सरतन से जुदा पर सवाल पूछे तो फरहान शुरू में ही बौखला गए, पूछने लगे कहां हो गया, मैं बरगला रहा हूं। राकेश जी, पहली बात तो मैं जरा इनके जुड़वा भाई बता दूं कि कौन है। भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है, तो इन दोनों पार्टियों के बीच में झगड़ा है मुस्लिम वोटों का। कहते हैं कि मुस्लिम हमारे वोट कटवा हैं, ये हमारे वोट काट लेते हैं। तो भाइयों के बीच में जो झगड़ा होता है वो झगड़ा यहाँ पे साफ दिखाई देता है। वो कहते हैं कि देखो ये जो है बी पार्टी है, हमारे वोट काट जाती है, इस वजह से हम जीत नहीं पाते। और वैसे ही कहते हैं कि देखो जहां हम नहीं खड़े होते वहां भी तुम हार जाते हो, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो ये बेसिकली उस मुस्लिम वोट बैंक की प्रॉपर्टी का झगड़ा है, एक बात। दूसरे अगर कोई है साथ में, एक तो ये प्रमाण हो गया। दूसरा, मनमोहन सिंह की सरकार बचाने के लिए एक वोट से ओवैसी साहब आए थे कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए। और मैं बता दूं विवेक बंसल जी, अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट के लिए ओवैसी के विधायकों ने कांग्रेस के वो कैंडिडेट को वोट दिया था। आपको मालूम होगा शायद ये बात। तो किसका भाई है, किसकी भाईपंथी। मैं बीच में नहीं बोला था ना, मैं बीच में नहीं बोला था ना। वोट देने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। क्या हमने सार्वजनिक रूप से उनसे कोई वोट कैसे कहते हैं? वोट देने से नहीं होता तो वोट कटवा क्यों कहते हैं फिर उनको? नहीं, बिल्कुल रोक नहीं सकता। सवाल ये कि जुड़वा भाई कौन है? अरे भैया बात सुनिए, मैं बीच में, राकेश जी मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, इसलिए ये आप लोगों ने कर दिया है। आज राकेश जी क्या ठीक है, बंसल जी अवनिजेश जी को सुन लीजिए, वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बीच सवाल ये है अवनिजेश जी, क्या मैं मान लूं आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल मोदी नहीं, राहुल और ओवैसी जुड़वा भाई हैं? नहीं, एक बात बड़ी साफ सी है राकेश जी, ये इस बातों का जवाब देना भी अपने स्तर से नीचे उतरने की बात है। मैंने आपको बता दिया कौन किसकी प्रॉपर्टी कॉमन है, किसकी, कौन किसके साथ खड़ा होता है संकट के समय में वोट मांगने के लिए। ये सब बिल्कुल साफ है, प्रमाण है, ये तथ्य है। इसमें कहीं कोई झूठ या फेक न्यूज नहीं है, इसमें मार्क जुबेर आएगा। दूसरी बात में राकेश जी इनको चुप करिए ना, ये क्या है ये? अच्छा सुन लीजिए सर, आपको भी तो वोट चाहिए राकेश जी। एक सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए एक बात बड़ी साफ सी है कि जितनी लिंचिंग हुई है, 124 नाम हिंदुओं के मेरे पास हैं, जिनका चाहे वो बेंगलोर में हो, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो कहीं अलीगढ़ में हो, चाहे दिल्ली में हो, मैं नाम बता सकता हूं। सरकार उस पर श्वेत पत्र जारी करे, लेकिन मुझे मालूम है सरकार की दिक्कत क्या है। सरकार जो है संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी इस तरीके की कोई लिस्ट तैयार नहीं कर सकती। लिस्ट जिस दिन सामने आ गई ना, और मुझे लगता है कि श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, ये फेक न्यूज हटनी चाहिए। किसके कितने नाम बताऊं मैं? आप बताइए। बहुत अच्छी बात है, श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। अरे भैया आपका भैया अच्छा ठीक है इसमें काय को बोल लेते हैं? आपको मिल तो गया था वोट, आपको ठीक वैसी के 2 वोट मिल गए थे आपको, तो आप काहे को परेशान हो रहे हैं? वैसी के 2 वोट से जीते ना। अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अवनिजेश जी आ रहा हूँ दोबारा आपके पास। वैसी के वोटों से जीते थे ना। मैं दोबारा आ रहा हूँ फरहान। ठीक, और आपको भी आज अल्पसंख्यकों के वोटों की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी, फरहान मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। इस 30 सेकंड में अगर आप ये समझा सकें, या 1 मिनट भी ले लीजिएगा, कि कहां से लग गया कि बीजेपी अल्पसंख्यक मुसलमानों का सफाया करना चाहती है, और इस बयान का मतलब क्या है? देखिए ऐसा है कि आप ये जान लीजिए 2014 के बाद से सिर्फ एक ही चीज चल रही है, उसके रूप अलग अलग होते हैं, मगर मुद्दा जो है वो सिर्फ मुसलमान है। अब आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन? मुसलमान। ठीक है, कोरोना के लिए जिम्मेदार कौन? मुसलमान। इसके बाद जितनी देश में हिंसा हो रही उसके लिए जिम्मेदार कौन? मुसलमान।
और कोई भी चीज हो जाती है, जितनी घटनाक्रम हो रहा है इस देश में, उस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? मुसलमान। आखिर में क्या निकलता है जब सच्चाई सामने आती है कि नहीं, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, कोई और है जिम्मेदार। अभी हमारे भाई कह रहे थे लिंचिंग पर श्वेत पत्र लाना चाहिए, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ले आइए, मैं आपका समर्थन करता हूं, ले आइए श्वेत पत्र, मगर उसमें देश में लिंचिंग में सभी का ले आइए कि किसने किसकी की है लिंचिंग, और आनी चाहिए। मैं इस बात का आपका समर्थन करता हूं, क्योंकि देश जाने तो नहीं कि अरे फरहान, तो क्या इस देश में हिंदू की लिंचिंग नहीं हुई है? मैं कह तो रहा हूं ना कि हुई है कि नहीं हुई है? हुई है कि नहीं हुई है? अरे बेहेडेड हुआ है कमलेश त्रिपाठी, कमलेश त्रिपाठी से लेके उमेश कोले तक। एक मिनट जितने नाम गिनाओ उतने गिना सकता हूं। एक मिनट नाम गिना लीजिए, हम भी गिना सकते हैं, कई बार गिना चुके हैं, ये गिनाने वाला खेल छोड़ दीजिए। अरे ट्रेन में सीट के ऊपर झगड़ा होता है, ट्रेन में सीट के ऊपर झगड़ा होता है, उसको आप मॉब लिंचिंग क्या देते हैं आप? अरे आप सुन लीजिए, ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि हिंदू की नहीं हुई, मैं कह रहा हूं मुसलमान की नहीं हुई। हिंदू मुसलमान क्या होता है इस देश तो यही मैं कह रहा हूं, यही तो हम कह रहे हैं, इंसानियत, यही तो हम कह रहे थे। तो आपके भाईजान क्या कह रहे थे? हो रहा है कि नहीं? आप तो आपके भाईजान क्या कह रहे थे? हो रहा है, खुलेआम इंसानियत का कत्ल हो रहा है। तो भैया भाईजान इंसानियत का है ना? नहीं हुई मुसलमान। अरे भाईजान क्या कह रहे थे? भाईजान तो सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं ना। कत्ल हो रहा है, जो लोग अपने बेटे खोर हैं उनसे पूछिए जाकर। फरहान बिल्कुल, फरहान मैं आऊंगा आपके पास, फरहान मैं आऊंगा आपके पास। यही बात हर कोई कह रहा है, लिंचिंग हिंदू की भी हुई, मुसलमान की हुई, तो हिंदू मुसलमान मत करिए, बोलिए कि लिंचिंग क्यों हो गई, कैसे हो गई। हाँ, उसमें मुसलमानों की सिर्फ बात करिए कि मुसलमानों का सफाया हो रहा है। ज्यादा चिंता मत करिए, लिंचिंग के खिलाफ कानून आ रहा है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि फरहान ने कहा कि इंसानियत का कत्ल तो हो रहा है। हाँ, इंसानियत का कत्ल तो हुआ है, राजस्थान में तो हुआ है, और राजस्थान के लोग जवाब भी देंगे इस बात का। जब कन्हैया की गर्दन काट दी छुरी से, जो है फरसे से, तो इंसानियत का कत्ल तो हुआ। जब करौली में दंगा हुआ और आज तक उसका जो अपराधी है मतलब वो पकड़ा नहीं गया, तो इंसानियत का कत्ल तो हुआ। जब जोधपुर में निकलने नहीं दी गई एक यात्रा, तो कत्ल तो हुआ। जब इस तरह की तमाम घटनाएं होती रही राजस्थान में, तो कत्ल तो हुआ, और उस पर कांग्रेस चुप बैठी रही, तो कत्ल तो हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और राजस्थान में वो दिखाई भी देगा, जिस तरीके से कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति रही है और जिस तरीके से आपका खुल्लम खुल्ला सरतन से जुदा को समर्थन रहा है, तो जवाब तो देगी राजस्थान की जनता। जब एक आदमी का गला सिर्फ इसलिए काट दिया जाए क्योंकि वो आप लोगों के कपड़े या हम लोगों के कपड़े सीता था, तो उसको जाकर जो है उस पर छुरी चला दी जाए, तो इंसानियत का कत्ल तो हुआ है, और इस बात का जवाब राजस्थान की जनता देगी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हैं, और ये कांग्रेस वाले जो है उसको देखना नहीं चाहते, क्योंकि इनको तुष्टीकरण में ज्यादा आनंद आता है। तो जनता जवाब तो इस बात का देगी। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। ठीक, फरहान आप अपनी बात रखिए, 30 सेकंड कट टू कट। एक सवाल उसमें ऐड कर देता हूं, मजहब के नाम पर कानून बन रहे हैं, यूसीसी आता है कहता है सबके लिए कानून, तो सबसे ज्यादा विरोध आप लोग कर देते हैं। देखिए हमने कोई विरोध नहीं किया, पहले तो ये बता दें आपको राकेश जी। नहीं बंसल जी, फरहान से सवाल था, बात कर रहे हैं बंसल जी, फरहान से सवाल था, उसके बाद आपको समय देता हूं। कांग्रेस ने कोई कन्हैया के उस पर कार्रवाई नहीं की, और दोनों भाइयों में से कोई भी जवाब दे दे, बोलते हैं इनकी ये दोनों भाइयों में से कोई भी जवाब दे दे। बन गई। अच्छा, दोनों एक ही हैं के खिलाफ जिन लोगों ने ये अपनी जैसे, दोनों एक ही हैं, आप सही पहचाने, दोनों एक ही हैं, दोनों में से कोई भी अच्छा जवाब ठीक दे है, दे। ठीक, बंसल जी बोल रहे हैं, पहले बंसल जी को बोलने दीजिए, फिर फरहान आऊंगा, वही सवाल। राकेश जी पूछते किसी और से सवाल है, जवाब कोई और देता है। अरे नहीं ठीक है, तो चलिए कौन हुआ? बंसल जी आप बोल लीजिए, 30 सेकंड आपको, फिर उसके बाद फरहान आऊंगा आपके पास। अच्छा चलिए, बंसल जी का संपर्क भी कट गया। फरहान सवाल आपसे था, जवाब नहीं देना था तो संपर्क ही कट गया। बताइए। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस आपस में चुनाव लड़ रही है। गुजरात में इससे पहले चुनाव लड़ चुकी है। कांग्रेस ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया था। हम तो केवल 13 सीट पे लड़ रहे थे, वहां कांग्रेस नहीं हरा पाई, और इसके पीछे कारण यह था कि कांग्रेस के कोई भी सीनियर लीडर वहां पर प्रचार करने के लिए नहीं गए। हम तो सिर्फ 13 सीटों पर चुनाव लड़े थे। वही हाल हमारा राजस्थान में है। हम राजस्थान में केवल 3 सीटों पर लड़ रहे हैं। असल लड़ाई किसकी है? कांग्रेस और बीजेपी की है। तो कांग्रेस वहां पर भी हरा ले बीजेपी को और आपस में सिर्फ फुटबॉल कर ले। 3 में से जीतोगे एक नहीं, लगन जीत गए तो भी वो कांग्रेस की है। कांग्रेस वालों को पता है ये कि अगर जीत गए एक भी तो वो भी कांग्रेस की है, तो साथ ही मिलकर लड़ लो ना सीधा। ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है, ये चर्चा आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन फरहान सोचिएगा कि आपने शुरुआत में आधार दे दिया, जस्टिफाई कर दिया सरतन से जुदा को, तो इस तरीके से पॉलिटिक्स मत करिए सर, देश मिलकर ही चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।